नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ खुराना। मैं ईस्ट दिल्ली गीता कॉलोनी का निवासी हूँ। ये वीडियो मैं आपसे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसको भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से लागू करा है, उसके विषय में कुछ अहम जानकारी शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार ने लागू करा था और अभी तक इस पॉलिसी के तहत जो है वो ये है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे नहीं चल सकेंगे और इनको स्क्रैप करना अनिवार्य हो जाएगा। और जो इसको स्क्रैप नहीं करेगा खुद से, जो इसका ओनर होगा, जो इसका मालिक होगा, और अगर उसकी ये वाहन दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे चलते हुए पाए गए तो इनको एनजीटी की टीम जो सरकार ने निर्धारित करी है, एनजीटी की टीम इनको जबरन जब्त करके इनको इनके ओनर से लेके और उनको जब स्क्रैप करवाएंगे। इस पॉलिसी में लिखा है। अब इसके अंदर कुछ इस पॉलिसी के डीमेरिट्स, कुछ नुकसान भी हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा, और अपना भी एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी सरकार बनाती है तो उस सरकार का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, उसका मकसद होता है, वो ये होता है कि इस पॉलिसी से जनता का हित हो, जनता की भलाई हो और देश का एक निर्माण हो, और इसी विषय में पॉलिसी बनाई जाती है। पर ये पॉलिसी बनाते वक्त कई बार सरकार से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो शायद सरकार को उस समय दिखाई नहीं देती, और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स या शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसके अंदर जनता का काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो सरकार को ये जनता जो होती है वो जनता जनार्दन होती है, और जनता को सरकार को ये बात जतानी चाहिए, बतानी चाहिए। एक संविधान के तरीके से जो हमें आज़ादी दी गई है संविधान ने, हम अपनी मांगे सरकार के आगे रख सकते हैं। हम कोई भी कानून अगर हमारे लिए बनाया गया और उससे हमें ही नुकसान हो रहा है, उससे हमारे लिए ही आगे मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो सरकार तक हमें वो आवाज़ पहुंचानी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, ये जो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे चल रहे हैं, ये इस समय अवधि के बाद नहीं चल सकेंगे। यानी कि 10 साल जो डीजल वाहन की जो समय अवधि होगी वो 10 साल, और 15 साल पेट्रोल वाहनों की समय की जो अवधि हो जाएगी। इसके बाद ये वाहन सड़कों पे परमिट नहीं होंगे चलने के लिए, अर्थात इनको स्क्रैप करना अनिवार्य हो जाएगा। और कोई भी ओनर अगर इनको स्क्रैप नहीं करता, जो इनका मालिक है और इनको चला रहा है, तो सरकार ने एनजीटी की टीम दिल्ली में निर्धारित करी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम्स, व्हीकल्स को सीज करके, इम्पाउंड करके इनको डायरेक्ट स्क्रैप यार्ड में भेजेंगी। ऐसा इस पॉलिसी में सब मेंशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी के अंदर जो मेन लाने का सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि इससे पर्यावरण में पॉल्यूशन, जो डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन से जो एमिशंस निकलते हैं उसको कम करने के लिए है। क्योंकि जो सरकार का ये कहना है कि नए वाहन जो अब आजकल आप देखते हैं, BS6 नॉर्म्स है, BS4, 5, 6, ये जो नॉर्म्स आए हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं एमिशंस को लेकर, और इनके अंदर जो इन नॉर्म्स के तहत जो गाड़ियाँ पास होंगी, जो व्हीकल्स पास होंगे, वो बहुत ही कम पॉल्यूशन करेंगे एज़ कम्पेयर टू योर 15 साल पुराने, 10 साल पुराने वाहन। अब ये कितना रियलिटी में इम्प्लीमेंट होता है, कितना प्रैक्टिकल है, हम इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूँगा। मैं इस पॉलिसी से किस हद तक ज़मीनी तौर पे जुड़ा हूँ और जज्बाती तौर से जुड़ा हूँ। 22 अक्टूबर 2022 का वो दिन था। मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप तक अपनी बाइक को लेकर गया, और पेट्रोल फिल करने के बाद जस्ट मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा और एनजीटी की टीम ने मुझे रोक लिया। आप ज़्यादातर देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में एनजीटी की जो टीम्स हैं, ये पेट्रोल पंप्स के आसपास और मेन रोड्स पे कनेक्टिविटी जहाँ पे होती है आपके, वहाँ पर ये लोग ज़्यादातर आपको दिखेंगे, और ये वहीं से व्हीकल्स को टारगेट कर रहे हैं जो 15 और 10 साल पुराने हो गए हैं। इन्होंने मुझे रोका और मेरे को बताया कि जो मेरी बाइक है वो 15 साल पुरानी है और अब ये मुझे उन्हें देनी पड़ेगी, और इसको स्क्रैप करना मैंडेटरी है फॉर दिस लॉ ऑफ द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी। सोच सकते हैं कि वो क्या दृश्य होगा, 27 साल का एक लड़का एनजीटी के ऑफिसर्स के आगे, पुलिस वालों के आगे लिटरली रो रहा। मैंने उनके आगे बहुत हाथ जोड़े कि मेरी बाइक को मत लेकर जाओ, इसको मत स्क्रैप करो, आप कहोगे तो मैं इसको अपने घर पे रख लूँगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी।
वो एक महज एक बाइक नहीं थी मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत कुछ था। वो मेरे लिए मेरे पापा की आखिरी निशानी थी जिनको मैंने 2015 में खो दिया था। एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है और हम मिडिल क्लास लोगों की खासियत ही होती है। अगर आप कुछ भी, आप में से जो भी मिडिल क्लास लोग होंगे वो मेरी बात को रिलेट कर सकेंगे, वो समझ सकेंगे। हम मिडिल क्लास लोग, हमारे घर में जब कोई वाहन आता है, चाहे वो बाइक हो या गाड़ी हो, तो वो सिर्फ एक वाहन नहीं होता, वो हमारे लिए एक परिवार का सदस्य की तरह होता है। हम उसकी देखभाल करते हैं, हम उसको प्यार से रखते हैं और इतना ही प्यार हमें वो भी देता है। वो वाहन भी हमारे लिए सर्विस में हमारी सर्व करता है हमें। जैसे हमें हमारे ऑफिस तक ले जाना, हमें हमारे घर तक छोड़ना, हमारे स्कूल तक जाने में और हमारे वर्क प्लेसेस, और ना जाने कहाँ कहाँ हम अपने वाहन को चलाते हैं। एक बहुत कुछ ऐसा ही एक प्यार मेरे को मेरी बाइक के साथ था। और क्योंकि वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, तो मैंने, इस सरकार ने, इस सिस्टम ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए उन लोगों के आगे, उन एनजीटी के ऑफिसर्स के आगे, बट उन्होंने मेरे को एक चालान दिया जिस पर एनजीटी के ऑर्डर्स थे कि ये 15 साल पुराने वाहन अब नहीं चलेंगे, और उस पर मेरे साइन लिए और मेरे सामने जाके सीधा मायापुरी में भेजते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड स्क्रैपर्स होते हैं, वो इनको स्क्रैप करते हैं। खैर, इसके बाद समय बीता और 1 से 1.5 हफ्ते बाद मैं मायापुरी गया। जो मेरे को सर्टिफिकेट दिया था, जो चालान मेरे को सर्व किया गया था एनजीटी के ऑफिसर्स ने, मैं उनको वहाँ पे वो दिखाया। और जो मायापुरी में स्क्रैपर्स थे, वो कंपनी थी चंक रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे बहुत लोग आए थे जिनकी गाड़ियाँ सीज गई थी, जिनकी गाड़ियाँ स्क्रैप करी जाएंगी। और उनसे बात करके मैंने उनका दर्द देखा, उनकी उनकी जैसे मैं जिस जिस पीड़ा से गुजर रहा था, शायद वो भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। कोई मुझसे भी ज़्यादा उस पीड़ा में होगा, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग थे जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उनके लिए वो वाहन सिर्फ एक वाहन नहीं था, वो उनका डेली कम्यूटर था। वो उससे रोज़ अपने वर्क प्लेस पे जाना, अपने ऑफिस जाना, और हर वो कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो व्हीकल्स उनके काम आते थे। उन सबको जबरन स्क्रैप कर दिया गया। और जो मेरे को वैल्यू दी गई वहाँ से, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। वैल्यू थी, उन लोगों ने 2000 रुपये, मात्र 2000 रुपये मुझे मेरी बाइक के दिए गए, जो एक प्रिस्टीन कंडीशन में बाइक थी। वहीं पर एक बहुत ही बुजुर्ग सरदार जी भी थे जिनकी मारुति ओमनी वैन को एनजीटी के ऑफिसर्स ने सीज कर लिया था और उसको भी स्क्रैप करने के लिए भेजा गया था। और लिटरली वो जो सरदार जी थे वहाँ पे, उनकी उम्र शायद 60+ रही होगी। और उस मारुति ओमनी वैन से वो बिजनेस एक्टिविटी करते थे। उसको वो उसके अंदर उन्होंने अपना एक किचन बना रखी थी और उससे वो कढ़ी चावल बेच के दिल्ली की सड़कों पे गुजारा करते थे। जनता बीत रही है, जनता पे क्या इस कानून का असर रहा है। मैं आपको नुकसान बताता हूँ इस पॉलिसी के अंदर, जो ग्राउंड लेवल पे आपको महसूस होंगे और आप देखेंगे। सबसे पहला नुकसान, परफेक्ट रनिंग व्हीकल जो 10 साल पुरानी है और 15 साल पुरानी है, वो अचानक से 15 साल कंप्लीट होते ही, अगले दिन, साल का पहला दिन चढ़ते ही, वो कैसे अनफिट हो सकती है? ऐसा क्या? इस बात को तो साइंटिफिकली भी मेरे को एक प्रूफ आज तक नहीं मिला। मैंने नेट पर बहुत सर्च करा और शायद आपके पास भी वो प्रूफ नहीं होगा कि अचानक से 10 साल और 15 साल कंप्लीट हो जाते ही, अगला दिन चढ़ते ही वो व्हीकल सड़कों पे पॉल्यूशन कैसे करने लगती है। और इससे पहले वो व्हीकल फिटनेस पास्ट सड़कों पे दौड़ रही थी। तो अचानक से 10 और 15 साल बाद क्या होता है कि उसको फिटनेस सर्टिफिकेट में भी वो फेल हो जाती है और वो सड़कों पे अमान्य हो जाती है। यहीं पर मैं इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि बाहर के देशों में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो मॉरिस ऑक्सफोर्ड और कैडिलैक, रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियाँ जो बहुत ही पुरानी हैं, विंटेज कंडीशन में भी सड़कों पे वो दौड़ सकती हैं। अमूमन सरकार की सिर्फ एक शर्त होती है कि वो फिटनेस पास्ट होनी चाहिए। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये रूल है, तो इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, भारत अभी एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पर ये पॉलिसी लाने का क्या मतलब है? और अगर आपको व्हीकल स्क्रैप करनी है जो पॉल्यूशन कर रही है, तो आप करिए। आप वो व्हीकल करिए जो सड़कों पर पॉल्यूशन वाकई में कर रही हैं, जो पीयूसीसी सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट पास नहीं करती हैं, आप उन व्हीकल्स को स्क्रैप करिए। जो व्हीकल फिटनेस में पास्ड हैं, जो पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं, आप उनको क्यों सीज करके स्क्रैप कर रहे हैं? इस पॉलिसी का दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली हर 10 और 15 साल में व्हीकल अपडेट नहीं कर सकते, वो नहीं बदल सकते, नहीं परचेज कर सकते न्यू। उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। और इस पॉलिसी के बाद वो सेकेंड हैंड व्हीकल का ऑप्शन भी उनके लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सेकेंड हैंड व्हीकल भी नहीं ले पाएंगे अब।
और इसके साथ ही जिन लोगों को रोज़गार मिलता था सेकेंड हैंड व्हीकल्स की सेल परचेज में, उनका वो रोज़गार भी चला। इस पॉलिसी का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी एक ईएमआई के ट्रैप में फंस जाएगा, ईएमआई के जाल में फंसेगा और ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर में वो नई व्हीकल लेगा और नई व्हीकल लेने पर वो जो एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16%। 16% का वो एनुअल सरचार्ज देगा इंटरेस्ट पर और तब जाकर वो एक वाहन ले पाएगा, जिसको फिर उसको 10 और 15 साल बाद उसको सेल करना पड़ेगा स्क्रैप में। वो बेचारा 10 साल 15 साल तक पहले उसकी किस्तें निकालेगा, उस व्हीकल को उसकी किस्तें भर के वो किसी तरीके से उस व्हीकल का पूरा ओनर बन पाएगा और उसको चलाने का टाइम आएगा जब, तो वो व्हीकल भी उससे छीन ली जाएगी ये कहकर कि इससे पोल्यूशन हो रहा है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एवरेज बाइक जो इंडिया में अवेलेबल है अभी, उसकी कॉस्ट है 55,000 और एक एवरेज कार जो सबसे छोटी एक हैचबैक गाड़ी है इंडिया में, उसकी वैल्यू है 4 लाख। तो आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर 16% अगर इंटरेस्ट लगाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर इनफैक्ट 85% ऑफ मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बाय व्हीकल्स, cars and bikes on EMI options because किसी के पास इतना कैश नहीं होता अवेलेबल कि वो डायरेक्ट डाउन पेमेंट करके ले ले। अगर वो खास करके मिडिल क्लास है तो वो EMI ऑप्शंस प्रेफर करता है। 55,000 की बाइक लेगा तो उस पर 16% का इंटरेस्ट देगा। अब वो 4 लाख की गाड़ी लेगा तो उस पर आप सोच सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट होगा और कब तक वो उसको उतारेगा और कब जाकर वो फिर वो तैयारी करेगा कि वो फिर से 10-15 साल के लिए अलग गाड़ी के ऊपर लोन ले। चौथा सबसे बड़ा नुकसान इस पॉलिसी का वो ये है कि इससे पैसा जो है वो सारा कॉरपोरेट, ऑटोमोबाइल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, गवर्नमेंट के पास जाएगा। इन शॉर्ट ये एक नेक्सस है जिसके अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा छीन के, उसके वाहन छीन के, उसको स्क्रैप की वैल्यू दे के उसको फोर्स किया जाएगा कि वो दूसरी नई व्हीकल ले और नई व्हीकल लेने पर वो फिर से जो व्हीकल कंपनीज के पास, ऑटोमोबाइल कंपनीज के पास पैसा जाएगा, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, बैंक्स के पास, गवर्नमेंट के पास इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, परमिट्स, उन सब की फॉर्म में वो पैसा जाएगा। पांचवा जो सबसे बड़ा इस पॉलिसी का नुकसान है वो ये है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि ईवी व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, उनकी रियलिटी अभी एज पर नाउ कंडीशंस, अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक क्या है। एक सबसे सस्ती टाटा की जो ईवी है नेक्सॉन ईवी के नाम से आती है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। 15 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है जो इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन है। और अगर इसकी कॉस्ट आप कंपेयर करें इसी गाड़ी के मॉडल जो पेट्रोल में अवेलेबल है वो 7.80 लाख, यानी कि आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है और एक पेट्रोल वाली व्हीकल में है जो सेम मॉडल की कार है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं इनके अंदर जो अभी आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके अंदर वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरीज के अंदर भी दो टाइप की बैटरीज होती हैं, एनएमसी बैटरी और एलएफपी बैटरी। एनएमसी जो होती है वो है निकल मैग्नीज कोबाल्ट के केमिकल कॉम्पोजिशन वाली बैटरी होती है और एलएफपी होती है लिथियम फेरोफॉस्फेट। और ये मिनरल्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इनके एक्सट्रैक्शन में जब ये अर्थ से डिग करके निकाले जाते हैं तो इसके ऊपर जो पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में वो किस हद तक होता है आप वो सोच भी नहीं सकते। आप उसके ऊपर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए कितना पॉल्यूशन होता है। तो अगर आप कंपेयर करें एक लिथियम आयन बैटरी, यानी कि एक लिथियम आयन बैटरी पावर्ड कार जो होती है, एक टाटा नेक्सॉन को बनाने के लिए जो बैटरी निकाली गई होगी अर्थ से और उसको प्रोसेस किया होगा, उस लिथियम आयन बैटरी को प्रोसेस करने के लिए कितने टन पानी जो होता है वो प्योरीफाई करने में लिथियम को लगता है। उसके बाद उसको डिग करके निकालने में जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, मशीन्स, क्रेन्स यूज़ होती हैं वो कितना पॉल्यूशन करती हैं, वो कितना फ्यूल कंज्यूम करती हैं। तो वो कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन करता है एनवायरनमेंट को, बजाय आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉल्यूशन नहीं करती। तो इनिशियल स्टेज में तो उसने ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन कर दिया कि एक पेट्रोल गाड़ी अपनी पूरी लाइफ स्पैन में क्या पॉल्यूशन करेगी, ये ग्राउंड रियलिटी है। और अगर हम बात कर लें कि लिथियम कितना अभी सस्ता है, तो लिथियम आयन बैटरीज पावर्ड कार्स आर रियली मोस्ट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द इंटरनल कंबशन कार्स। इसी के साथ छठा सबसे बड़ा जो नुकसान है इसका वो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक इकोनॉमिक्स का भी सिंपल सा लॉ है जो ये कहता है कि द मोर द डिमांड द मोर द प्राइस विल हाइक। अब जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड आगे सरकार बढ़ाएगी और लोगों को फोर्स करेगी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें,
तो सीधी सी बात है कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बात वहीं आ जाएगी, जैसे आज सीएनजी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और कभी सीएनजी भी बहुत सस्ती हुआ करती थी, और आज सीएनजी भी पेट्रोल के रेट को छूने के मार्ग पे पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के आगे रेट्स बढ़ेंगे। और आजकल तो शहरों में भी इतने कट्स लगते हैं, तो इतने कट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं, ब्लैकआउट होता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सक्सेस मार्केट होगी। इस वीडियो के अंत में मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप सब मिलकर हाथ से हाथ मिलाएं और सामने आएं और अपनी आवाज़ उठाएं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। भी बताना चाहूँगा कि आई यूज़ टू बी कैंपेनिंग करी है बीजेपी के लिए। अपने ऑफिस की छुट्टियां लेके मैंने अपनी जॉब से कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने, जब ये सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती है जो ना चाहते हुए भी जब आम आदमी को हर्ट करती है, उसको फाइनेंशियली, उसको इमोशनली वीक करती है, तो कहीं ना कहीं ये बातें बहुत दिल पे लगती हैं और फिर आवाज़ उठानी पड़ती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि आप सब साथ में आएँ, आवाज़ उठाएं और इस पॉलिसी के जो भी डीमेरिट्स मैंने आपको बताए, नुकसान बताए हैं, वो सरकार तक पहुँचाएँ। अपने वाहनों को सिर्फ एक वाहन की नज़र से ना देखें, वो भी आपके परिवार का एक सदस्य है, और आपके जब परिवार के सदस्य को कोई आपसे छीन के उसको लेके जाएगा और उसको तोड़ देगा, उसको बेच देगा, तो आपको कैसा लगेगा। तो आप समझ सकते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।